हेलो एवरीवन, मैं विशाल कुमार सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वारेन हेस्टिंग्स के उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। अवध और उसकी बेगमों के प्रति हेस्टिंग्स की नीति का वर्णन कीजिए। वारेन हेस्टिंग्स के आंतरिक सुधारों पर प्रकाश डालिए। आंसर: जब वारेन हेस्टिंग्स भारत में बंगाल के गवर्नर के रूप में आया तो उस समय प्रदेश दोहरे शासन और अकाल से जर्जर हो चुका था। कंपनी को यद्यपि प्रदेश की दीवानी पर अधिकार प्राप्त हुआ था, किंतु कंपनी ने इस अधिकार को अभी अपने हाथ में नहीं लिया था। इसलिए लगान वसूल करने के दोष पूर्ण व्यवस्था के कारण कंपनी की आय में निरंतर गिरावट हो रही थी। कंपनी के कर्मचारी जो थे अपने निजी व्यापार को ही महत्व देते थे, इसलिए भी कंपनी की आर्थिक दशा खराब होती जा रही थी। न्याय प्रणाली पर कंपनी का कर्मचारियों का मनमाना अधिकार था। वे भारतीय कारीगरों को उनकी उत्पादों का कम मूल्य देते थे। इसका विरोध करने के लिए कोई न्यायालय नहीं था, क्योंकि भारतीय जो कारीगर थे उनको कम रुपया दिया जा रहा था। और ये शिकायत कहाँ करे, इसके लिए कोई न्यायालय उस समय नहीं था। और यहाँ के जो कर्मचारी थे अपना मनमानी किया करते थे। कंपनी का जो सत्ता थी, कंपनी का जो मनमानी थी, यहाँ की जनता के लिए अभिशाप बन चुकी थी। यहाँ की जनता त्राही त्राही मच चुका था, क्योंकि कंपनी का मनमानी चल रही थी और यहाँ के जो कारीगर थे उसको उचित रेट नहीं मिल रहा था। तो वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति इसलिए हुई थी कि दोहरे शासन के दोषों को दूर करें। कंपनी ने लिखा, पूर्ण सुधार करने के लिए हम लोग पूरा अधिकार प्रदान करते हैं, अतः दोहरे शासन की समूची व्यवस्था की समाप्त करने के लिए संपूर्ण योजना वारेन हेस्टिंग्स के विवेक व समझ पर छोड़ दी गई थी। बंगाल में कंपनी का साम्राज्य था, किंतु शासन तंत्र नहीं था। वारेन हेस्टिंग्स के सुधार: हेस्टिंग्स ने अपने सुधारों से अराजकता समाप्त कर व्यवस्था लाने का प्रयास किया। उसके सुधारों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, प्रशासनिक सुधार। हेस्टिंग्स ने दोहरे शासन को समाप्त कर प्रदेश पर कंपनी का प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने के लिए नायब दीवान मोहम्मद राजा खां और बिहार के राजा सिताब राय को अनियमितता और आरोपों को उत्तर देने के लिए कलकत्ता बुलाया। अंत में जो उनके पद थे, जिस पद पर वो काबिज थे, उस पद को समाप्त कर दिया गया। मिर्जाफर की विधवा पुत्री बेगम को नाबालिग नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। नंद कुमार के पुत्र राजा गुरुदास का नवाब का दीवान बनाया गया। नवाब की राजमहल की व्यवस्था के लिए नंद कुमार के पुत्र राजा गुरुदास को नवाब का दीवान बनाया गया। शाह आलम चूँकि इस समय मराठों के संरक्षण में चला गया और सन 1770 ईस्वी के अकाल में बंगाल का लगान भी घटा था, इसलिए मुगल बादशाह का शाही लगान समाप्त कर दिया गया। बंगाल के नवाब की वार्षिक पेंशन 32 लाख से घटाकर 16 लाख कर दी गई, ताकि राजनीति जो केंद्र था कलकत्ता के प्रांतों से चला गया था, तो उसका जो ट्रांसफ़र था उसको ठीक किया जा सके। दूसरा है राजस्व संबंधित सुधार। कंपनी को सन 1765 ईस्वी में दीवानी के अधिकार मिले और उस समय कंपनी ने वसूली पर अपनी कर्मचारी नियुक्त न कर सके, इसके लिए देसी अमीलों को नियुक्त कर दिया गया था। इन अमीलों द्वारा प्रजा को नाना प्रकार के कष्ट दिए जा रहे थे। सन 1769 ईस्वी में सुधार के तौर पर सुपरवाइजर नियुक्त हुए थे, किंतु सुपरवाइजर भी बुराइयों के अंग बन चुके थे। अतः हेस्टिंग्स ने राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए सर्वप्रथम बंगाल की समस्त भूमि को वर्गीकृत किया और इस समय बंगाल में अंग्रेजों की भूमि 3 प्रकार की थी।
कलकत्ता और 24 परगना की भूमि। कलकत्ता पर अंग्रेज़ों ने बंगाल में आते ही अपनी बस्ती बनाई थी। जब अंग्रेज़ आए थे सबसे पहले तो वो कलकत्ता में ही अपना बस्ती बनाए थे। और 24 परगने की भूमि पलासी युद्ध के पश्चात मिर्जाफर ने सन 1757 ईस्वी में कंपनी को दी थी। और सन 1759 ईस्वी में पुनः मुगल बादशाह ने भी इसे परगना का सनद कलाई को दिया था। दूसरा, बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव के क्षेत्र सन 1760 ईस्वी में मीर कासिम ने ये जिले कंपनी को दिए थे, जिसकी मालगुजारी पर कंपनी का अधिकार होता था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा सन 1765 ईस्वी में बक्सर युद्ध के पश्चात मुगल बादशाह आलम को फरमान से इन सूत्रों की दीवानी कंपनी को प्राप्त हुई थी। इसके बदले में बादशाह को 26 लाख वार्षिक देना तय हुआ था। कुछ समस्या इस भूमि से संबंधित थी। क्लाइव ने इसी के लिए दोहरा शासन चालू किया था। अब हेस्टिंग्स दोहरे शासन को समाप्त कर चुका था और इसकी राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए एक दोहरा समिति स्थापित किया, जिसका वह स्वयं अध्यक्ष बना दिया गया। नादिया, मुर्शिदाबाद तथा पास पड़ोस के अन्य क्षेत्रों में समिति तथा हेस्टिंग्स ने स्वयं दौरा किया। अंत में निम्नलिखित व्यवस्था ने स्थापित की। लगान की सीधी वसूली निश्चित की गई। लगान की सीधी वसूली निश्चित की गई। दूसरा, सीधी वसूली के लिए पुराने सुपरवाइजर को कलेक्टर बना दिया गया। जो भी पुराने सुपरवाइजर थे उनको कलेक्टर बना दिया गया। और देसी आमिल हटा दिए गए। कलेक्टर की सहायता के लिए एक देसी अफसर की उसके सहायक के रूप में नियुक्ति की गई। तीसरा, भूमि 5 वर्षों के लिए सर्वाधिक लगान देने का वायदा करने को दी गई, किंतु इस व्यवस्था के दोषों को देखते हुए इसे बंद कर दिया गया। चौथा, कलेक्टर एक जिले के वसूली के अपने जिले में रहता था, किंतु जिलों को मिलाकर डिवीज़न का गठन किया गया। समस्त जिलों के इस 6 डिवीज़नों कलकत्ता, वर्धमान, ढाका, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर और पटना में विभक्त किया गया। लगान की देखरेख के लिए प्रत्येक डिवीज़न में एक लगान परिषद का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कलकत्ता काउंसिल का सदस्य होता था। संपूर्ण लगान का हिसाब किताब रखने के लिए राय रैयत नामक एक अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रत्येक डिवीज़न में देसी भाषा में हिसाब रखने के लिए इसकी सेवाएं ली जाती थी। जिले के हिसाब रखने के लिए राय रैयत के सहायक भी नियुक्त किए गए। इस संबंध में स्मरणीय है कि वारेन हेस्टिंग्स ने इस सुधारों का उद्देश्य करो और पूर्ण रूपेण एकत्रित कर सकना। कृषकों को कष्ट उसके सुधार से दूर नहीं हुए। सर्वाधिक लगान की बोली पर भूमि देने की प्रथा से अंतिम बोझ किसानों पर ही पड़ा। अब इतना लगान देना पड़ रहा था कि वो किसानों पर ही बोझ पड़ता था और किसान का सुधार नहीं हुआ है। व्यापार संबंधित सुधार। तीसरा जो है व्यापार संबंधित सुधार। वारेन हेस्टिंग्स ने व्यापारिक दशा को सुधारने के लिए निम्नलिखित सुधार किए। दस्तकों का मनमाना उपयोग बंद कर दिया। जांच चौकियाँ समाप्त कर दी गई। संपूर्ण दीवानी के क्षेत्र में केवल 5 चुंगी चौकियाँ कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, पटना और ढाक में निश्चित की गई। नामक, सुपारी और तंबाकू के एकाधिकार को छोड़ सभी मालों पर यूरोपीय और भारतीय व्यापारियों में 1/2 प्रति चुंगी वसूलने की व्यवस्था की गई। हेस्टिंग्स ने इस सुधारों के परिणाम स्वरूप प्रांत के एक छोर तक माल बिना रोक टोक के आने जाने लगा था। 21/2 प्रति चुंगी वसूलने की व्यवस्था की गई। गुमस्ते को निर्देश दिया गया कि वो जुलाहे से उनकी मर्जी के विरुद्ध काम न ले और न ही उनसे आमदनी वसूलने से ज़बरदस्ती करे। गुमस्ते को निर्देश दिया गया कि जो भी जुलाहे हैं उनके मर्जी के बिना कोई जुलाहा अगर अपने मर्जी से कोई काम करेगा, अगर उसको ज़बरदस्ती काम ना कराएं और उसे कोई भी लगान वसूलने का ज़बरदस्ती ना करें। व्यापारिक विस्तार के लिए जार्च बेगामी की तिब्बत और भूटान में, ताकि इन देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए जा सके।
मिस्र के गवर्नर तथा ज़्यादा के पासा खरीफ के पास पत्र भेजा कि भारत से व्यापार चालू रखा जाए और चुंगी की दरें उचित सीमा तक घटा दी जाए। उस समय मुद्रा चलन में बहुलता, समनता की कमी, भट्टे संबंधित तमाम बुराइयों जिनको दूर करने का भी हेस्टिंग्स ने प्रयास किया, कागजी मुद्रा के चलन की योजना बनाई, किंतु यह योजना समय से आगे थी, इसलिए उपयोगी नहीं सिद्ध हो पाई। उसने चोरी और डकैती रोकने का भी प्रयास किया। सन्यासियों को, डाकुओं का दल भी समाप्त कर दिया गया, जिससे व्यापार को प्रोत्साहन मिला। कंपनी का माल खरीद फरोख्त के लिए एक व्यापारिक परिषद का गठन किया गया। 4. न्याय संबंधित सुधार। न्याय के दृष्टि से हेस्टिंग्स ने निम्नलिखित सुधार किए। दीवानी एवं फौजदारी का कार्य विभाजन। वारेन हेस्टिंग्स ने दीवानी एवं फौजदारी अदालतों के कार्य क्षेत्रों को अलग अलग बांट दिया। समस्त चोरी डकैती के मुकदमे फौजदारी से बांटा गया था। अदालतों का संगठन। वारेन हेस्टिंग्स ने जमींदारों को प्राप्त समस्त न्यायिक अधिकारों को समाप्त कर दिया। अदालतों को 2 रूपों में संगठित किया, एक सदर दीवानी अदालत, दूसरी सदर निजामी अदालत। इन अदालतों को जिले की अपील सुनने का अधिकार था। कानूनों का संग्रह। वारेन हेस्टिंग्स ने पक्षपात रहित निर्णय के लिए हिंदू तथा मुसलमानों के लिए कानूनों का संग्रह किया। मुस्लिम न्यायिक एवं ब्राह्मण की नियुक्ति। फौजदारी के मामले में कानूनों की व्यवस्था करने के लिए न्यायाधीश को सहायता के लिए मुस्लिम न्यायिक तथा ब्राह्मण पंडित रखे गए। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार। अदालतों की कार्यवाही के समुचित संचालन एवं शीघ्र व पक्षपात रहित निर्णय के लिए न्यायिक प्रक्रिया में भी कतिपय सुधार किए गए। अदालतों को वादों की कार्यवाही का समुचित अभिलेख रखने का आदेश दिया गया। साथ ही इस रिकॉर्ड की प्रतिलिपि सदर दीवानी अदालत में भेजने का निर्देश दिया गया। जो भी मुकदमा है उसका एक निश्चित अवधि निर्धारित कर दी गई कि इस निश्चित अवधि में इसका डिसीजन हो जाएगा कि कौन पक्ष जीत रहा है, कौन पक्ष हार रहा है। दीवानी मुकदमों में चौव और अन्य अर्थदंड समाप्त कर दिए गए। महाजन को कर्जदार के शारीरिक शोषण का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। न्यायाधीशों के भेंट नजराना देने का रस्म बंद कर दी गई, उनका वेतन निश्चित कर दिया गया। वीडियो में बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।